हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हमें इंडिया से ज्वाइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी ने और पाकिस्तान से हमें ज्वाइन किया है मेजर रजा सर ने। थैंक यू सो मच मेजर सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। वेलकम, बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। और आपको और मेजर साहब को, मेजर साहब के परिवार को, आपके परिवार को बहुत बहुत रमजान की बधाइयाँ, रमजान की राम राम शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। और और आपको इन भी बरकतों में आपको भी बरकतें और नेकियां जो है ना डॉक्टर साहब मिलेंगी। और सर आपको भी होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आने वाले बहुत टाइम में बहुत इसी वीक में है ना? यस, इसी हफ्ते अराउंड द कॉर्नर। अब मैं मनाता नहीं उतना ज्यादा, तो मैं तो अकेले ही रहता हूँ, तो बट यस, अराउंड द कॉर्नर। तो आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुझे लगता है कि हंगामी सूरत हाल के बाद हम देख रहे हैं ईरान, यूएस और इसराइल के अटैक के बाद ईरान ने भी हमला कर दिया और ईरान के लीडर जो है वो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। तो इस पर भी बात करेंगे और उसके साथ साथ ईरान ने के दुबई एयरपोर्ट और पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि यूएस कॉन्सुलेट कराची में कई लोगों को जो है वो काफ़ी मतलब उनको मारा गया है। इस पे भी बात करेंगे। तो मेजर साहब की जानिब बढ़ते हैं। मेजर साहब क्या कहना चाहेंगे ईरान और इज़राइल और यूएस, इन तीनों कंट्रीज़ की लड़ाई की वजह से मुझे लगता है कि ये पूरा वर्ल्ड ही जो है वो एक इस हर जगह ही ईरान ने अटैक कर दिया। क्या कहेंगे सर? हर जगह किसने अटैक कर दिए? ईरान ने सर। दुबई एयरपोर्ट हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया सर, इन सारी जगहों पे यानी कि ईरान ने अटैक किया। अभी क्यों किया? लेटेस्ट मेजर साहब साइप्रस पे भी अटैक कर दिया। साइप्रस में यूके बेसिस पे भी अटैक किया। हाँ, लेकिन क्यों किया? इज़राइल और अमेरिका ने जो है अटैक किया ना, उसकी रिटेलिएशन में उन्होंने ये अटैक किया ना। यूएस बेस जो उनकी यहाँ पर है, कतर में, बहरीन में और दुबई। और बहरहाल मेरा ख्याल में अब कोई ऐसी कहानी नहीं है कि जो किसी को मालूम ना हो। तो ईरान ने बिल्कुल कई ममालिक के ऊपर जवाबी कार्रवाई करते हुए अटैक किया है। और जवाबी कार्रवाई भी अ, मेरा वो आपने कल परसों वो प्रोग्राम किया था शकील साहब के साथ, उसमें मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर साहब आप मुझे कौन सा कानून, कौन सा इंटरनेशनल कायदा समझाएंगे, क्योंकि मैं तो हूं ही जाहिल, गंवार और अपने आप से पागल, तो मुझे तो बिल्कुल पता ही नहीं है दुनिया का। लेकिन ये जो दुनिया मेरे सामने है, इसमें जून 2025 में इसी तरीके से मुज़ाकरात हो रहे थे और ऐन मुज़ाकरात के बीच में हमला हुआ और उस हमले के बाद 12 दिन वो जंग जारी रही और उसके बाद फिर सीज़ फायर हो गया, या लोगों ने कहा कि जी अब मज़ीद नहीं लड़ना, जो कुछ भी हुआ खत्म हो गया। और उसके 8 महीने के बाद दोबारा मुज़ाकरात शुरू हुए। और बाय द वे मुज़ाकरात इस तरीके से शुरू हुए कि जी एक सेशन हुआ, दूसरा हुआ, फिर लिख के अगलों ने कहा कि जी हमने 15 दिन दिए हैं, और अगलों ने लिख के कहा कि जी हमने 3 दिन के बाद प्रपोजल दे दिया है। और उसके बाद ये खबरें भी आई कि जी अब जो है वो मुआहिदा बिल्कुल होने के करीब है, मतलब विद इन आवर रीच लिखा हुआ था। और हैरत अंगेज तौर पे ओमान के जो वजीर खारजा थे, जो बीच में ये नेगोशिएशन और मीडिएशन कर रहे थे, वो इतने पुरुमीद थे कि वो अमेरिका के नायब सदर के साथ नशिस्त भी कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कहा शायद अगली नशिस्त बड़े साहब के साथ होगी, उसके बाद एक आधी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, चलो इस तारीखी पिक्चर में हम भी आ जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बीचों बीच फिर यह हमला हुआ और इसमें ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खामनेई साहब, वो शहीद हो गए। तो अब ये भी बड़ा सवाल है कि जी ईरान की कई दफा इस तरह की सीनियर लीडरशिप जो है वो इसराइल के और अमेरिका के हमले में मारी जा चुकी है, तो अब वो अपने सुप्रीम लीडर को क्यों नहीं बचा सके। तो इस पे जहां और बहुत सारी राय होंगी, लेकिन जो मेरे तक मालूमात पहुंची हैं या जो मैंने समझने की कोशिश की है, तो ईरान के ये जो सुप्रीम लीडर थे खामनेई साहब, इनकी एक बड़ी जबरदस्त जिंदगी थी। जिंदगी इस लिहाज से जबरदस्त थी कि ये बड़ी नौजवानी में मेरे ख्याल में बड़े अच्छे माँ बाप के बच्चे होंगे, बड़ी अच्छी इन्होंने अपनी तालीम हासिल की, अपने असूलों के ऊपर सीखी। और वो जो बातें डॉक्टर साहब करते हैं
उसके मुताबिक इन्होंने अमली तौर पे ज़िंदगी गुज़ारी। उसकी मिसाल ये है कि जो इनके मुल्क में शाद की एक ज़ालिमाना हुकूमत थी, उसके खिलाफ ये कई दफ़ा एहतजाज करते हुए जेल गए। फिर ये जलावतन होके पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान का इलाका है सीस्तान, वहाँ पे भी रहे। फिर उसके बाद ये वापस ईरान गए। ईरान में जो रेवोल्यूशन आया उसमें ये यंग तरीन, नौजवान तरीन लीडर थे, जो ख़ुमैनी साहब की नज़र में थे। और उसके बाद जब ख़ुमैनी साहब का वो रेवोल्यूशन आ गया 1979 में और इराक की और ईरान की जंग होगी, तो ये उसमें भी शामिल हुए जंग में। हालाँकि ये इतना जंगी वो नहीं रखते थे, लेकिन वो शामिल। फिर उसके बाद ये ईरान के सदर बन गए और ईरान के सदर बनने के बाद, चूँकि उस वक़्त भी अमेरिका जो है वो इराक की पुष्टपनाही कर रहा था और ईरान अकेले ही सबसे लड़ रहा था, तो एज़ ए सदर ये फिर जंग में मोर्चे से मोर्चे पे जाते थे अपने जवानों का, अफ़सरों का, लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके बाद ज़ाहिर है कि 10 साल वो जंग जारी रही, उसका तक लीडर रहे, उसके बाद फिर ये सुप्रीम लीडर बन गए, मतलब वो उसके। तो एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी थे। बोस्निया में जब मुसलमानों के ऊपर ज़िंदगी तंग कर दी गई थी, उनको असला लेने की ममानियत थी और दूसरी तरफ जो है सबके पास असला ही असला था सर्बिया में, तो उस टाइम पे इन्होंने उनकी मदद की। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में जो बड़े मशहूर हैं नेल्सन मंडेला, तो रिबाहा ये आपको पता होना चाहिए, मालूम कीजिएगा, किसी दिन इस पे भी प्रोग्राम कर लीजिएगा, इंसानी हकूक की और इसकी आप सारे बात करते हैं। तो वहाँ पे नेल्सन मंडेला साहब की भी इन्होंने मदद की थी और वहाँ पे जो स्याह फाम हैं, उनके ऊपर जो अपार्थाइड था, उसके ऊपर ईरान की एक असूली मौक़िफ़ और अमली मदद की वजह से वो कामयाब हुई। और यही वजह थी कि नेल्सन मंडेला साहब जब मिलने के लिए आए, तो उन्होंने कहा कि जी बाकी दुनिया जिसमें हमारे सारे, आपके सारे ये शामिल हैं, वो कहते हैं नेल्सन मंडेला लीडर है और नेल्सन मंडेला ये कह रहा था कि जी आप मेरे लीडर हैं। तो बहरहाल ईरान के लिए बड़ा सोगवार दिन है उनके लिए, और ये बात वहां से शुरू हुई। तो चूंकि इनकी फितरी तबीयत थी कि दलेर आदमी थे, तो इसलिए बावजूद ये कितने ज्यादा खतरात थे, वो अपने ऑफिस में ही थे, रमजान के महीने में थे, रोजे से थे, और फिर उनकी अपनी जो सोच थी उसके मुताबिक शहादत जो है वो सबसे बड़ा मतलब अमल है। तो मेरा ख्याल में उनके नसीब में थी, तो इसीलिए वो जो है अपने मुल्क के लिए काम करते हुए तो वहां पे शहीद हो गए। तो बहरहाल ये थी, सॉरी, तो बहरहाल ये थी खमनाई साहब की मुख्तसर सी दास्तान जो मुझे मालूम है। और उसके ऊपर चूंकि जो शिया मकतब फ़िक्र से लोग हैं, उनके लिए उनकी हैसियत जो है एक इंतहाई अहम और मतलब सबसे अव्वलीन लीडर के तौर पे भी थी, मज़हबी रहनुमा के तौर पे भी थी। तो उसका एक रिएक्शन तो था, और मेरा ख़्याल में कि ये जो रिएक्शन है, इसको अभी गेज करना मुश्किल है। ये तो फ़ौरी रद्द-ए-अमल था कि जो खुद से आ गया, लेकिन मेरे ख़्याल में कि आने वाले दिन जो हैं, वो बड़े डिफ़िकल्ट होंगे, और मेरे ख़्याल में आने वाले दिनों के अंदर, और ये वक़्त ही बताएगा कि जी ईरान ने वो जो आप कह रही थी कि जी सब पे ही हमला कर दिया, तो हकीकत ये है कि ईरान ने पहले से ये कई बार क्लियर किया था कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन वो उसके ऊपर। तो मैं ईरानियों का कोई स्पोक्स पर्सन तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि आलमी असूलों के ऊपर जो भी असूल आप ले लें, उसके ऊपर बात करें तो तमाम बातें ही गलत हैं जी। ये ऐसे नहीं हो सकता कि आप एक किसी आज़ाद मुल्क के ऊपर मतलब हर तरह की बेअसूली है। जब वो मान गए कि जी हम न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाते, तो एनपीटी के तहत जो उनको राइट्स हैं, कम से कम वो तो उनको मिलने चाहिए। जब उनको, तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं जी, उस सब के बीच में मेरा ख्याल में डिफिकल्ट टाइम्स हैं, और वक़्त ही बताएगा कि उनके फैसले दुरुस्त है या गलत है। लेकिन ये है कि ईरान के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, उन्होंने तमाम अरब ममालिक के वज़राए ख़ारिजा को कॉल करके अपनी पोज़ीशन समझाने की कोशिश ज़रूर की। अब वो ठीक थी, अगले कबूल करते हैं, नहीं करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये है कि इस टाइम पर ये बड़ी डिफ़िकल्ट है। और आखिरी बात ये करता हूँ कि मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें मॉस्को के एक स्पेशलिस्ट हैं, तो उनके ख़्याल में कि शायद ये जो है सख्त तरीन जंग होगी, जो आने वाले दिनों में हम सबको नज़र आएगी। क्योंकि ईरान ना तो लीबिया है,
ना वो सूडान है, ना वो इराक है, ना वो अफगानिस्तान है। मतलब वो कोई ऐसा कमजोर मुल्क नहीं है कि जिसको वो, और अभी तक की जो सूरत हाल नजर आ रही है उसमें उन्होंने सुप्रीम लीडर को तो मार दिया है, लेकिन मेरा ख्याल में कि वो जो उम्मीदें लगाए बैठे थे कि एज एफ के लोग जो है ना भंगड़े डालते हुए, या मालूम नहीं वो कौन से रक्स करते हैं, लेकिन जो है ना रक्स करते हुए खुशियों से सड़क पे आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल में ईरानी जो है वो आ, ये जो, अगर वो कहें ना कि जी इस वजह से शायद वो उस तरफ माइल हो जाएंगे, तो मुझे वो मुश्किल नजर आता है। डॉक्टर साहब की जाने पड़ेंगे। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? मिडल ईस्ट तो पूरा ही इस टाइम हम देख रहे हैं कि जंग वाली सिचुएशन में ही है। और मेजर साहब ने जैसे कहा कि ईरान ने बहुत बार पहले भी कहा कि वो जंग नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी यूएस और अमेरिका की जानिब यूएस और इज़राइल की जानिब से जो है वो ईरान पर हमला किया गया, और ईरान ने रिटेलिएशन में जो है वो आपने देखा ही है कि जो यूएस रिलेटेड बेस थी उधर अटैक किए हैं। क्या कहेंगे सर आप इसको देखते हुए? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जब आपके सामने फैक्ट्स को चुन के पेश किया जाए ना, तो मामला वहीं गड़बड़ हो जाता है। जब आप फैक्ट्स को ट्विस्ट करने लगते हैं, ट्वीक करने लगते हैं, अपने हिसाब के फैक्ट्स को पिक एंड चूज करेंगे। मेजर साहब ने बड़े प्यार से कहा जी, जवाबी हमला कहा। मेजर साहब हम सबको दिखाना चाहते थे कि इस्लाम, अरे ईरान के ऊपर अटैक हुआ है और जी ये एक सेल्फ डिफेंस है। तो मेजर साहब को इतना तो पता है कि एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस क्या होता है और एक्ट ऑफ एग्रेशन क्या होता है। इसका मतलब इस बात से तो वो सहमत है भाई कि पहला अटैक या एक्ट ऑफ, सारे वायलेंस एक जैसे नहीं होते। ही वॉज जस्टिफाइंग द वायलेंस ऑफ ईरान। फेयर इनफ, बात समझ में आती है उनकी कि सारे वायलेंस को आप एक जैसा नहीं बना सकते। वायलेंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अलग अलग होती हैं। मैं एक दो दिन से बहुत गुस्से में था क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बड़े अच्छे एक्स मुस्लिम थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला करके उनकी हथेलियां काट दी, गर्दन काट दी। ये इंडिया में फिर से हो गया और कब से हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है कि रिलीजन का प्रचार एक तरफा है जी। आप अपने रिलीजन का प्रचार करें तो आप हिंदुत्ववादी, आप घटिया लोग हैं। लेकिन भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में दूसरा अपने रिलीजन को और आपको दावा दे तो ये उसका फंडामेंटल राइट है। ये जो एक तरफी दुनिया आप बना रही है ना, कि दूसरे को भगवान कहे कि वो गलत कहें, दिन रात कहें जी, उसका उसका दिल नहीं दुखता, लेकिन आप लोग का दिल यूं दुख जाता है यूं। एक तो ऐसा दिल बना क्यों रहे हैं, मुझे ये भी समझ में नहीं आता। खैर, नेवरदलेस, आइए चलिए फैक्ट्स पे बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं देखूं, मेरा अपना सच्चा, जब मेरा गुस्सा थोड़ा एक दो दिन में शांत हुआ है, क्योंकि देखिए मुझे, हम लोग को पता होता है जब हम लोग बात रैशनैलिटी की करते हैं ना, तो हम लोग अपनी जिंदगी को यहाँ लेकर के रखते हैं। मेजर साहब को और इन लोगों को कोई खतरा नहीं होगा, लेकिन हम जैसे लोगों को हमेशा खतरा रहता है, क्योंकि आप बोल नहीं सकते। इस्लाम के साथ एक बड़ी अच्छी खास बात है, वो डर का बहुत अच्छा उपयोग करता है। अगर आप डर हटा दीजिएगा, इस्लाम खत्म हो जाता है। डर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो किसी भी तरीके में हो, आपके यहाँ पे भी हो। आर्मी के जो रूल है उसमें डर एक मेजर रोल प्ले करता है। दहशत, डराओ लोगों को, इधर उधर से फोने करो, इधर उधर से उठवा लो, किसी को मार दो, किसी की बहनों को मार दो, ताकि आप रेशनल बातें नहीं कर पाओ। मगर हर चीज का एक अंत होता है। एवरीथिंग हैज एन एंड। डर से आदमी डर डर के एक समय के बाद डरना छोड़, पीपल कम इन ओपन कि भाई अब मरना तो है, ये 60-70 साल से ज्यादा कहीं जी लेगा साला आदमी, इससे ज्यादा तो कुछ जीने का फायदा भी नहीं है। तो आओ जरा रेशनल बातें करके ही मरा जाए। ईरान में डेथ टू इजराइल के नारे लगते थे, क्यों, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ईरान से इजराइल का कोई लेना देना नहीं है। ईरान ने हिजबुल्ला और हमास जैसे संगठन क्यों खड़े किए, इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। आप अगर मुझसे पर्सनली पूछिएगा, दिल की गहराइयों में अगर मैं सच निकाल के बताऊं आपको, तो मुझे खमनई साहब के मरने का दुख है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ये चीज अमेरिका करे। लेकिन जब मैं आप लोगों की डबल स्टैंडर्ड को देखता हूं ना, आपके और कम्युनिस्टों के बीच का जो डबल स्टैंडर्ड है कि हिंदू बांग्लादेश में 24 से 7% हो जाए, वो भगा दिया जाए अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, उनकी बच्चियों की पकड़ पकड़ के शादी करवा दी जाए मुसलमानों से, तो जी ये सब तो नॉर्मल है जी, चलता है। ये क्या है, कोई इधर उधर का पागल वहसी होगा।
ये करते 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 आपको एक नशा है इस समय हर मुसलमान को। 56 इस्लामी मुल्क दूसरों की टेरिटरियों को लेने का नशा है आपके अंदर। उनकी जो कल्चर है उसको जेनोसाइड करने का जो नशा आपके ऊपर है, कन्वर्जन जिसको कहते हैं कि सारी दुनिया को बदल के हम इस्लाम बना देंगे, इस नशे का क्योंकि आप कोएग्जिस्टेंस समझते ही नहीं हो। कोएग्जिस्टेंस अगर आप समझते ना तो चीजें बहुत सारी चीजें कभी दुनिया करती हैं वो सुंदर लगती है, क्योंकि आप कहते हैं आपका भी सही है सर, हमारा भी सही है, मगर आपके यहाँ ये कंसेप्ट ही नहीं है। दूसरे के भगवान के बारे में बात करने से पहले भी आप ये लगा देंगे कि दूसरे का गलत ही खुदा क्यों ना हो। अरे भाई गलत का क्या हाथ जिम्मेदारी लेके बैठे हो, क्या सबूत है तुम्हारे वाले के सच होने का? झगड़ा, पेट में चाकू मार के अतड़ियां बाहर निकाल दोगे तो तुम्हारा खुदा सच हो। ऐसे भगवान अगर सच होते रहते तो फिर तो भगवान को पाना भैया बहुत इजी काम हो जाता मेरे हिसाब से। तो खैर, अब आप ये बता दीजिए कि ये जो अटैक हुए हैं पूरी दुनिया में, इन अटैक्स का कारण क्या है? अमेरिका ने इजराइल के ऊपर ये जो हिजबुल्लाह कब से अटैक कर रहा है यहूदियों के ऊपर, किस लिए? अगर तो क्लेम ये है कि पैलेस्टीनियनों की जमीन को हड़पा है यहूदियों ने जो आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अगर तो ये क्लेम है, क्योंकि लड़ाई का मेन जड़ तो इजराइल है और कुछ नहीं है। अगर इजराइल ने कुछ जमीन ले ली यहूदियों ने और वहां पे अपना घर बसा लिया तो किस बात का दुख है आपको? मेरे लिए, आपके लिए जो मक्का मदीना है, मेरे लिए वो ननकाना साहब है। वो सबसे पवित्र जगह है मेरे लिए, क्योंकि मैं तो हिंदू हूं तो सिख भी हूं। वहां पे मुसलमानों का कब्जा है। हमने अपने बच्चों के मन में जहर भरा कि ये हमारी टेरिटरी खा गए। मुसलमानों ने भारत को तोड़ करके बढ़ा दिया। आप आज की डेट में इससे भी नाराज होते हो कि हम अखंड भारत क्यों दिखाते हैं, हम अपनी हिस्ट्री भी ना दिखाएं क्योंकि आपको वो भी बुरी लगती है। तो आपसे तो बात करना मुश्किल हो रखा है, क्योंकि आप किसी और बात को समझने से ना आप समझना ही नहीं चाहते, सामने वाले को गलत ही मान के समझते हो। ये आप नेतन्याहू से इसलिए नफरत करते हो ना कि उसने 40-50 हजार लोगों को मार दिया पैलेस्टाइन में। अगर ये पैरामीटर है तो खमनई साहब ने क्या किया पिछले 1 महीने में? कितने लोगों को मारा? अगर आपका पैरामीटर यह है कि इंसानों को जानवर से मारना ये गलत बात है और जो भी ऐसा करेगा वो विलेन है, तो आप बताइए खमनई साहब को आप किस उसमें रखेंगे कि अपनी गवर्नमेंट को बचाने के लिए जब लोग उनके गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़े हो गए, उन्होंने उनके ऊपर अत्याचार किए, उसको आप किस उसमें रखेंगे? क्या ये सच नहीं है कि एक लड़की को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि उसके सर पे दुपट्टा नहीं था? क्या आपसे मेरी बात ये हो रही है कि ये इजराइल क्यों कर रहा है? ईरान से क्या लेना था? डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, आपके यहाँ पे डेथ टू इंडिया, ये क्यों है भाई? अरे क्यों नहीं ये आवाज आ सकती कि लॉन्ग लिव इजराइल, लॉन्ग लिव इंडिया, लॉन्ग लिव पाकिस्तान? ये सारी चीजें एक साथ क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकती? आप फिर भी नहीं समझना चाहते यार। तो आपने हिजबुल्लाह बना दिया, आपने हमास बना दिया, वेपनाइज कर दिया। इन्हीं पैलेस्टीनियंस को आपने मारा जनरल जियाउल हक के नाम के नाम पे, जब वो जॉर्डन में गए तब जी उनके नाम पे तो कोई क्रिमिनल वारंट नहीं निकला। तो मेरा आप लोग से बस इतना ही एक वो है कि चीजों को अगर आपको ये दुख है कि पैलेस्टीनियन की धरती गई, तो सिखों और हिंदुओं की धरती क्यों लिया आपने? किस लिहाज से कहते हो कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह? क्यों कहते हैं ये आप? फिर आपका मुंह नहीं बनता। अगर आपको पैलेस्टीनियंस की धरती के जाने का शौक है, दुख है, तो आप पहले हिंदू धरती तो डिक्लेयर कर दीजिए पाकिस्तान को। वहां तो, यहां तो आपके पास जो है कोई ऐसी किताब में ये भी नहीं लिखा है कि भाई कभी यहाँ पे मुसलमान रहा करते थे। आपने कन्वर्ट कर लिया, आपने कहा जी मैं आपके एडमिरल साहब को सुना, तो उन्होंने कहा जी ये तो मुझसे एक बार उसने कहा कि तुम तो राजपूत थे। मैंने कहा मैं राजपूत हुआ करता था तो क्या हुआ, मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरा डीएनए बदल गया, मेरा ज्योग्राफिया बदल गया, मेरा सब बदल गया। अब कलमा पढ़ने से आपका डीएनए बदल जाता है, आपका ज्योग्राफिया बदल जाता है, आपकी हिस्ट्री बदल जाती है। ये एडमिरल साहब का ज्ञान है। तो वो अरबी हो जाने चाहिए, वीजा नहीं लेना चाहिए उनको आज की डेट में अपने जो रिलीजियस ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए। अरबी बोलना चाहिए, बोल नहीं पाते। ये जो 1 2 3 4 5 6 7 गिरती हैं, ये अरबी नंबर हैं, जिसको उर्दू कह के आप पढ़ा रहे हैं बच्चों को, सच भी पढ़ाने को आप तैयार नहीं।
1 2 3 4 5 6 ये फारसी नंबर है, ये उर्दू नंबर है, ये क्या ये क्या नाम है, अरबी नंबर है, बता दीजिए, हम ही लोग सीख लें। तो पॉइंट ये है कि जब तक आप लोग मुनाफिकत पे रहेंगे, या तो एक प्रिंसिपल से चलिए। वेस्ट मुनाफिकत करता है, मैं मानता हूं ये बात, वेस्ट मुनाफिकत करता है, लेकिन इसमें मैं आपके साथ हूं। जो उन्होंने इराक में किया, मुझे इस बात का बहुत दुख है, बहुत गुस्सा है। जितने उन्होंने मिडिल ईस्ट में सत्ताओं को गिराया है, उसका मुझे बहुत दुख है। मैं वेस्ट के साथ कभी नहीं खड़ा होता, लेकिन आप तो वेस्ट के साथ खड़े हुए हैं। आपके आसिम मुनीर, आसिम आपके तो अभी तो 2-3 महीने की बात है पहले की, मेजर साहब मुझसे बोले थे 2 भाइयों के बीच में पैक्ट हो गया है, अब 2 भाई मिलकर के दुनिया की बैंड बजा देंगे, और ये यूएस अरे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ है। आया सऊदी अरेबिया लड़ने अफगानिस्तान के लिए आपके साथ, और अब आप जाएंगे लड़ने ईरान से, क्योंकि उन्होंने तो अटैक कर दिया। जब आप चीजें सिर्फ विजुअल थिंकिंग पे करते हो, जो जियोग्राफिकल और हिस्टोरिकल और कल्चरल रियलिटीज है उनको आप दरकिनार कर देते हो। एक ये कि बस मुसलमान भाई है, वो कहीं नहीं प्रूव हो रहा है, लेकिन जी वो भाई है। लेकिन हिंदू मुसलमान दुश्मन है, अपने बच्चों को पढ़ा दिया। कन्वर्टेड मुसलमान कह रहा है कि हिंदू मेरा दुश्मन है, अपने परिवार से दुश्मनी। आप फिर से, मैं तो क्या, मेजर साहब कहते हैं आप मुझे पागल समझते हो, मैं तो मेजर साहब को बहुत ज्ञानवान समझता हूँ, मैं तो सारी जगह इनकी प्रशंसा करता हूँ। मेजर साहब ये मानने को तैयार नहीं कि मैं इनको रेस्पेक्ट देता हूँ। मेजर साहब सारी दुनिया में जाके कहते हैं ये तो मुझे गधा ही समझता है, जबकि बात है, मैं जितने मेरे प्रोग्राम में जहां मैंने मेजर साहब के पीछे उनका नाम लिया है, मैंने हमेशा कहा कि मेजर साहब जैसा समझदार व्यक्ति 2-3 और हो जाए पाकिस्तान में तो गवाही दो। नहीं, मेजर साहब आपकी बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं। नहीं, मेरी आप तारीफ पिछला प्रोग्राम सुने जाकिर सर? मैं मेजर साहब की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनको बड़ा ज्ञानी मानता हूँ, पर मेजर साहब कहते हैं कि ये मुझे पागल मानता है। अब आप बताइए, अब इसका क्या है वो? तो आप मेरे ऊपर सोचिए, सर आप दोनों तरह की बातें करते हैं ना, दोनों तरह की बात करते हैं। कौन सी 2 तरह की बातें की? तारीफ करते साथ ही आप जो है अपने ओपिनियन जो है पास करने लग जाते हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं मेजर साहब की तारीफ करूं तो मैं अपना ओपिनियन न रखूं? ये ओपिनियन आप फिर अगेंस्ट पे बात करते हैं ना सर, आप अपनी प्रीवियस मैं वही कह रहा हूँ कि मैं मेजर साहब की तारीफ करूं तो जो मेजर साहब सोच रहे वो मैं सोचूं। ये आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिबेट और डिस्कशन है। अरे बाहर बहस की बजाय इनको वो सारे क्लिप्स निकाल के भेजो जिसमें इन्होंने मुझे पागल कहा हुआ है, और वो अपने पास तैयार रखा करो। अच्छा सुनिए, सच से तो खैर आप लोग का लेना देना है नहीं, झूठ पे ही आप चल रहे हैं। एक ऐसा क्लिप दिखा दीजिएगा, मेजर साहब को भी मैं चैलेंज करता हूं। ये अभी रिकॉर्ड हुआ है। हाँ ठीक है, मैं अभी बोलता हूं कि जो जुमला आपने मुंह में बुड़बुड़ाते हुए बोला है वो ऊंचा ऐलान कीजिए ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि कोई ऐसा क्लिप दिखाइए जहां मैंने परोक्ष या अपरोक्ष, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मेजर साहब को कभी कहा हो कि पागल। अभी आपने क्या कहा? अभी आपने कहा ना कि सच से आपका कोई लेना देना नहीं है। हाँ, तो सच क्या है? सच ये कि मैं आपको बहुत ज्ञानवान समझता हूँ, मगर आपको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आप मुझे पागल भी समझते हैं ना, ये तो अब देखिए कई दफा प्रॉब्लम इज ना, आप अपनी थिंकिंग मेरे मुंह में घुसे रहे हैं। और क्यों? क्या जीतना चाहते हैं इससे आप? जब मैं कह रहा हूं और जो मैं बात खुल के कहता हूं, क्योंकि मुझे तो इस बात का भी डर नहीं कि किसी का परिणाम क्या होगा, भय से आपको ऊपर निकलना पड़ता है बातें कहने के लिए। लेकिन सच बात यह है, मेरे दिल की गहराइयों में जाइए तो आई हैव इमेंस रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर यू, इमेंस। मैंने दूसरों के चैनल पे जाके बोला ये बात, तो कि भाई मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ मेजर साहब का। आपकी कई बार एग्जांपल देनी पड़ती कि ऐसा मुझे मेजर साहब ने कहा था, लेकिन मैं इसमें ये जोड़ता हूँ क्योंकि ऐसा ना हो कि वो साउंड करे कि ये जो है ये किसी तरीके से डिसरिस्पेक्टफुल है, बिकॉज कि मैं आपकी डिसरिस्पेक्ट करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ बाय द क्वालिटी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक अच्छे मनुष्य, एक अच्छे इंसान हैं। अब लेकिन आपने ये तो मुझे पागल समझता है, ये तो मुझे पागल समझता है, कहाँ समझते हैं? ये तो आप मेजर साहब आपसे भी मेरा सवाल है कि पाकिस्तान तो एक तरफ अब यूएस के हमारे रिलेशन बहुत अच्छे जा रहे हैं, अगर हम देखें तो अब इस दौरानिए में क्या हम यूएस के अगेंस्ट जाकर ईरान का साथ दे सकते हैं ऑफिशियली? क्या कहेंगे सर? अच्छा, वो ठीक है, आपका सवाल ले लिया, उसका भी जवाब देता हूँ। लेकिन मुझे जो डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी बात लगती है ना कि
फ्लाइट पे जिस तरह वो एयर होस्टेस अनाउंसमेंट करती है ना कि जी अभी हम यहाँ इस्लामाबाद से न्यू दिल्ली जाने वाले हैं, 32,000 फुट की बुलंदी पे, सीट बेल्ट बांध लीजिए, ये वो। तो बिल्कुल इसी तरीके से इन्होंने अपनी बात के आगाज में एक प्रेमाइज बांधा। इन्होंने कहा कि देखो भाई, सेलेक्टिव हकाइक पेश करके ना दुनिया को, मैंने तो इसीलिए ये उल्लू पीछे लगाया हुआ है कि उन्होंने कहा कि जी उल्लू बनाने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे हकाइक सामने रखेंगे ये। और उसके बाद मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि इन्होंने बिल्कुल वही काम किया कि बिल्कुल सिलेक्टिव हकाइक बयान किए, और बयान करने के बाद अपनी सारी थ्योरी उसी के ऊपर इन्होंने बेस कर। अब सिलेक्टिव हकाइक क्या है कि जी हमने कभी गिला किया कि आपने हिंदुओं और सिखों की जमीन ले ली? तो भाई मैं नहीं था इस जमीन का वारिस, मतलब मैं खुद यहाँ पे नहीं रहता था। मेरा बाप, मेरा दादा, वो रामलाल जो रहता था, वो जो पारिस जिसने क्या कहते हैं सिकंदर आजम के खिलाफ जंग की, वो मेरा बाप दादा नहीं था। तो मैं तो अपनी जमीन पे रहा। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि जी इस जमीन का बंटवारा हो गया, कि जी पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, मतलब इंडिया जो है वो अलग हो गया, ये बिल्कुल बात माने। लेकिन मैंने किसी की जमीन नहीं ली, हम अपनी जमीन पे मौजूद थे, अपने रहन सहन तरीके से रहने के लिए अलग हो गए। कोई बाहर से पाकिस्तानी तो नहीं आए, हम तो मतलब इसी इसी धरती पे, इसी जमीन पे रहते थे ना, तो इसलिए हमने तो आप किसी की तो जमीन नहीं अरबी ली। है, क्षमा कीजिएगा, पर आप लोग तो अरबी है, अरब से आए हुए हैं आप लोग। हाँ, मैं कम्युनिस्ट भी हूँ, लिबरल भी हूँ, अरबी भी हूँ, वो एक अलग बात है ना, उस पर भी आता हूँ। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि मैं तो इसी जमीन का वारिस था, इसी जमीन पे मेरे बाप दादा रहे। और इससे शायद, लेकिन ये थोड़ी सी बायस्ड बात हो जाएगी, लेकिन दुनिया की बेहतरीन जो तहजीब है, उस तहजीब का वारिस हूं। मतलब ये जो सिंध दरिया है और इसके इर्द गिर्द जो ये सारी आबादी थी। और फिर मैं बड़ा हैरान होता हूं कि बुजुर्ग इतने लायक थे कि उन्होंने सिफर इजाद किया और सब कुछ किया। और ये मैं समझता हूं कि मुझे संस्कृत आनी चाहिए थी, वो मेरे साथ रहनी चाहिए थी। वो जो डॉक्टर साहब इशारा कर रहे थे कि नंबर्स और वो सब कुछ, मतलब ये सारी मेरी मीरास है, इस सब का मैं वारिस हूं। तो जो भी यहाँ पे होता है, चाहे हाथियों पे जाते थे, चाहे जो है वो आग की कोई, सब का मैं वारिस हूं। तो वो इसलिए मैं तो इस पॉइंट है। हाँ, इसमें तफरीक किया है कि भाई अब जो फलस्तीन की इन्होंने बात की, देखिए डॉक्टर साहब, बात सीधी सी ये है कि बहुत सारी बातों के ऊपर जज्बातीपन बिल्कुल मौजूद है, लेकिन हकीकत यह है कि जी हिजबुल्लाह तो लेबनान में है ना जी। मैं कोई यहाँ पे ईरान का वकील तो नहीं बैठा हुआ, लेकिन मेरी अपनी समझ के मुताबिक हिजबुल्लाह जो है वो तो लेबनान की है। अब लेबनान के अंदर हर चीज तबाह है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन पैदा होती है, फिर उसकी एक लंबी कहानी है, किस तरीके से लोग उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। ये ठीक है कि उसके पीछे ईरान की मदद भी शामिल होगी, लेकिन बुनियादी तौर पे वो वहां की मकामी तहरीक है कि जो लेबनान के लोगों की। अब हमास या फतह ये सब कुछ, अब अरब भी उसकी मदद करते रहे हैं, मतलब मेरा ख्याल में इंडिया भी किसी टाइम पे उसको सपोर्ट करता रहा है। ये दुनिया की सारी चीजें वहां पे मौजूद होती हैं, जहां पे भी लोगों की महरूमी हो, एक असूली मौकफ होता है। अमेरिका खुद उसकी सपोर्ट करता रहा है कि जी हमने इस मसले को हल करना है, नहीं करना, कैसे करना है। मतलब उसमें वो इतने करीब पहुंच चुके थे, जो कि मेरे ख्याल में कि एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी, जिसका अगले दिन मेरा ख्याल में बिल क्लिंटन साहब ने जिक्र भी किया कि कैसे यासिर अराफात उनके दफ्तर में थे। उन्होंने कहा कि मैं अभी अमेरिका का सदर हूं, ये ले लो जो तुम्हें मिल रहा है, बाद में ना करना। और यासिर अराफात ने इनकार कर दिया। और बाद में वो जो, अब मुझे उनका नाम से याद नहीं आ रहा, लेकिन वो जो इसराइल के वजीर आजम थे, उनको कत्ल कर दिया गया इस बात के ऊपर कि उन्होंने इस बात पे एग्री किया कि फलस्तीनियों के लिए एक अलहदा जगह जो है वो हम अपने बराबर में बनाने के लिए थे। लेकिन देखे ना, ये तो सारा हो गया माजी। आज की बात करें ना, क्या इराक आपके सामने तबाह नहीं हुआ? क्या लीबिया आपके सामने तबाह नहीं हुआ? क्या सूडान आपके सामने तबाह नहीं हुआ? क्या सीरिया आपके सामने तबाह नहीं हुआ? और उनके पीछे कौन लोग थे कि जिन्होंने वो सारी वहां पे लोकल जो अपराइजिंग और ये सब कुछ शुरू किया? क्या यूएन का चार्टर ये नहीं कहता कि आप अपने मुल्क की धरती के अंदर जो कुछ कर रहे हैं वो आपका अपना मामला है, किसी और मुल्क को उससे तकलीफ नहीं होनी चाहिए? लेकिन मैं सिर्फ ये हाईलाइट करना चाहता हूं कि आज की दुनिया में हम तो चले रखते ही जज्बाती व्यू हैं, लेकिन इवन जो मगरिब के लोग हैं, इवन ये जो स्पेन के वजीर आजम हैं, ये बरतानिया के जो वजीर आजम हैं, वो सब ये कह रहे हैं कि जी ये ब्लेटेंट वायलेशन है इंटरनेशनल
भाई एक थोड़ा-सा नॉर्म तो है ना, एक भरम तो है ना कि जी किसी पे आपने हमला करना हो, आपने अटैक करना हो, कोई बहाना तो आप तराशते हैं ना। ये तो आप नहीं करते कि उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हो, मुज़ाकरात कर रहे हो, सफारतकार आपस में मिल रहे हो उसके बीचों-बीच और अगला ऐलान कर रहे हैं कि जनाब मैं तो न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाना चाहता, हम नहीं करना चाहते सब कुछ। और आप क्यूआर कोड्स पब्लिश कर रहे हैं लोगों के लिए कि जी इसको स्कैन करो, जॉइन करो इस मूवमेंट को कि जी आएँ इस हुकूमत को किसी तरीके से गिराते हैं। क्या आपने पहले वहां पे मुसद्दिक को नहीं गिराया था? उसके बाद 46 साल वहां पे आपने शाह को बिठाया और शाह ने वो सावाक बनाई। डॉक्टर साहब जो घर-घर जाके लोगों को इस तरह कत्ल करती थी कि जैसे जो है ना लोग खीरे या प्याज काटते हैं। तो उससे तंग आके ईरान की अवाम ने एक एक रेवोल्यूशन लाया ना कि जो इस्लामी उसकी शक्ल इसलिए बन गई कि उलमा ने हिम्मत की और लोगों के साथ खड़े हुए। तो जब जिसने हिम्मत की लोग उसी के साथ खड़े हो गए। जनता जिसे आप कहते हैं जनता उसी के साथ खड़े होगी क्योंकि जनता तो अपने बच्चे मरवा-मरवा के तंग आ गई। शाह का तो मूड ही नहीं बनता था। और अब 46 इयर्स के बाद लोग खुद से ये बिल्कुल फैक्ट है कि लोग इस निज़ाम से भी तंग आए हुए हैं। और वो अपनी कोशिशें कर रहे थे। आपने उसकी कोई पॉलिटिकल हिमायत करनी है, कोई उसे तो डिसेंट तरीके से कर दीजिए। लेकिन बेसब्रे क्यों हो रहे हैं? व्हाई आर यू लूजिंग पेशेंस कि जी हमने रिजीम चेंज करा के ही रहना है। ये कैसे स्टेटेड गोल हो सकता है दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिकी रोशन फ्रीडम मतलब जो है ना ड्रीम हुकूमत का कि वो ये ऐलान करें उनका सदर कि जी रिजीम चेंज इज आवर गोल। मतलब ये कैसे गोल हो सकता है? वेनेजुएला के मतलब सदर को चाहे वो गलत था, सही था, जैसे मर्जी था, आप उठा के कैसे लेंगे जनाब? कौन सा असूल, कौन सा कानून? तो अगर आप कहें कि नहीं जी इसके ऊपर हाँ, ये मैं आपकी बातें ज़रूर मानता हूँ। अच्छा फिर आपने कहा कि जी वो दुपट्टे वाली लड़की जो ईरान में वो भई देखें, वहाँ पे मतलब उस दुपट्टे वाली लड़की का तो ज़िक्र आ गया। लेकिन इधर जो सैकड़ों बहरहाल बात ये है कि जी कोई कहेगा कि जी वो गलत हुआ, कोई कहेगा जी वो गलत हुआ। लेकिन मैं तो फिर आखिर में ये कहता हूँ कि जी फिर नंबर्स देख लें, टोटल कर लें कि किसने किसने किसको मारा, कितनों को मारा। और फिर आपने खामनेई साहब को जोड़ दिया नेतन्याहू के साथ। मेरे ख्याल में कि किसी भी पैमाने से मैं तो कम से कम नहीं जोड़ सकता। नेतन्याहू साहब ज़िम्मेदार हैं सूडान के, नेतन्याहू साहब ज़िम्मेदार हैं क्या कहते हैं इसको लीबिया के, नेतन्याहू साहब ज़िम्मेदार हैं इराक के, नेतन्याहू साहब इनकी अमेरिकी मीडिया दिखा रहा है कि 1980 से ये यही तकरीर किए जा रहे हैं कि इसको मार दो तो सेट हो जाएगा। इनकी 1996 की तकरीर है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि 2 हफ्ते के अंदर जो है ना ईरान न्यूक्लियर बम बना लेगा। इनकी 2000 की तकरीर है 2002 की जिसमें ये कह रहे हैं कि जी वो बना लेगा, 2 हफ्तों में बना लेगा। ईरान ने तो बनाया नहीं। लेकिन इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि जनाब आपने गलत बयानी की या आपकी बात सच साबित नहीं हुई या नहीं बना। लेकिन उसके सारे कसूर माफ हैं। अब ईरान में ऐसे लोग हों कि जो अमेरिका और इसराइल के साथ डायरेक्ट हाथ मिलाएं, तो क्या वो गद्दार नहीं कहलाएंगे? क्या उनको वहां की गवर्नमेंट जो है वो छोड़ दे? और फिर डॉक्टर साहब उसमें ये भी हकीकत है कि वो जिन्होंने ये जो आप जनवरी में वो जो कह रहे थे कि जी वहां पे वो एक प्रोटेस्ट हुआ, उन्होंने जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस को कत्ल किया, वो भी जरा मालूमात ले लीजिएगा। सोचने समझने के लायक है कि किस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क की सिक्योरिटी फोर्सेस को जिनके खिलाफ उनको गुस्सा होगा कि उन्होंने उनके साथ क्या शिद्दत पसंद रवैया अख्तियार किया। कैसे उनके बाजू काटे, उनके सर काटे मतलब उनकी फैमिलीज़ के साथ उनको कत्ल कर दिया कि रेवोल्यूशन किसी तरीके से खून मिल जाए, तहरीक पे आ जाए और किसी तरीके से अब जब वो कामयाब नहीं हुआ, तो उसके जवाब में अगर उन्होंने रोका और उसको उन गद्दारों को जो है उन्होंने उसके उसके ऊपर जो है ना उन्होंने उसके ऊपर उनके साथ उनको कत्ल किया, ये जो भी किया, तो वो क्या गलत है? और आप उसको मिला रहे हैं नेतन्याहू के साथ। नेतन्याहू साहब तो देखिए जी अभी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, अक्टूबर में उनका इलेक्शन है, नवंबर में बड़े साहब का इलेक्शन है, तो दोनों ने उससे पहले जो ज़ोर लगाना है वो लगाएँ। आप चलें छोड़ें सब बातों को, मैं भी पाकिस्तान से ताल्लुक रखता हूँ, आप भी हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिकी अवाम का सर्वे देख लें, 70% जो है वो इसके साथ नहीं है। वो अपनी इकोनॉमी, अपनी जॉब्स, अपनी उनके लिए करना चाहते हैं, लेकिन दिस इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड। जिस तरीके से क्या कहते हैं उसको आपने अभी इसराइल को फादरलैंड डिक्लेयर किया है, मैं उस पे तो नहीं एग्री
क्योंकि मेरा ख्याल में आप लोगों के कहीं उसमें होगा जीन्स में इसराइली खून शामिल, लेकिन मैं तो नहीं उसको मानता। मैं हिंदुस्तानी तो मानता हूँ, लेकिन अगर कल को आप कह दें कि नहीं भाई तू है ही असल में इसराइली, तो फिर मैं क्या करूंगा? तो मैं जाती तौर पे नहीं, मैं तो आपका मैं आर्गुमेंट जाती नहीं समझा, मैं आपका आर्गुमेंट डॉक्टर नहीं साहब, समझा। ये ये जो अभी फादर लैंड, आपकी मोदी साहब की वहां पे तकरीर थी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जाके कहा कि इसराइल जो है वो फादरलैंड है और इंडिया जो है वो मदरलैंड है, तो मैं तो बड़ा हैरान हुआ। मुझे तो वो जुमला उनका समझ ही नहीं आया कि इसराइल कैसे फादरलैंड हो गया और इंडिया कैसे मदरलैंड हो गया। तो बहरहाल वो कोई नया मिलाप तलाश करने की कोशिश कर रहे थे, तो मुझे नहीं पता कि उन्होंने कैसे इस बात को किस चीज से जोड़ा। तो लेकिन बहरहाल ये है जी वे ऑफ द वर्ल्ड, और वे ऑफ द वर्ल्ड यही है कि जी माइट इज राइट, और माइट इज राइट की बुनियाद ही ये है कि जी उसके बाद सब उसकी जस्टिफिकेशन देना शुरू कर देते हैं। अभी बोस्निया में क्या मुसलमान कत्ल नहीं हुए? जवाब है कि जी कत्ल हुए। लेकिन मुझे ये बता दें कि जी कहाँ पे क्या कहते हैं उसको, कोई और जेनोसाइड इस तरह का इस सदी में या इससे पिछली सदी में हुआ हो? बाकी ये बात मैं डॉक्टर साहब की दुरुस्त मानता हूं कि जी वो जो कह रहे हैं कि जी 56 इस्लामी मुल्क, तो यस 56 इस्लामी मुल्क बिल्कुल डिवाइडेड है। उनमें जो रिलीजन कहता है या जो उनकी फलसफा है उससे बिल्कुल उलट मचलते हैं। ये बात इनकी बिल्कुल दुरुस्त है। और साथ इन्होंने एक सवाल उठाया कि जी क्या आप सऊदी अरब की मदद को जाएंगे? तो जवाब इसका बिल्कुल वाज़ेह है कि जी अगर सऊदी अरब ने मदद के लिए पुकारा तो पाकिस्तान बिल्कुल जाएगा। और दूसरा, इन्होंने सवाल किया कि जी क्या सऊदी आपकी मदद के लिए आएगा? तो मैं तो इनको जवाब दे दूं, अब बाद में जो होगा वो होगा, कि यस बिल्कुल सऊदी अरब हमेशा मदद के लिए आया है और मेरा ख्याल में हमेशा मदद के लिए आएगा भी। और जहां तक ईरान की बात है, तो ये पिछले जून में ही ईरान में नारे लगे थे पाकिस्तान जिंदाबाद। तो अभी भी आप देख लीजिएगा कि जी पाकिस्तान क्या किरदार अदा करता है और किस तरीके से करता है। तो पाकिस्तान के ऊपर 100 इल्जाम आप लगाएं, लेकिन मुनासिब सी जगह देख के पाकिस्तान जरूर अपने वो तरफ से जो भी अच्छाई कर सकता है वो करने की कोशिश करता है, और इसमें बसद अदब आप भी शामिल हैं। लेकिन आप लोग जो है ना वो असल में चूंकि सगे रिश्तेदार हैं इसलिए मानते नहीं। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस ये जो सिचुएशन खराब हुई हुई है, इसका कोई हल निकल सकता है? देखिए, ये हल वाली बात पे हम पहले जाते हैं। पहली बात तो ये कि जब मेजर साहब इंडियन टीवी चैनल को बहुत ध्यान से देखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स इंडियन टीवी चैनल के उठा लेते हैं। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि कम्युनिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इनको बहुत पसंद आता है। अब ये फादरलैंड और मदरलैंड, मैंने वो तकरीर खुद सुनी है। फादरलैंड और मदरलैंड, जो लोग, मैं इंडियन साइड से कह रहा हूं तो आप अपने पैनल हैं, जो मूर्ख हैं उनको कुछ पता नहीं। जूइश थियरी में चूंकि ये एक पैट्रियार्कल सिस्टम है, जो पितृ सत्तात्मा, जिसको आप सत्तात्मक या पैट्रियार्की कहते हैं, जिसको विमेन के बारे में अच्छा नहीं, आप अगर इस्लाम को भी पढ़ें तो विमेन का कोई अच्छा पोजीशन नहीं कहा जाता। ये तो ईवल का कारण है विमेन, ये है। आपको मैं आपके मुफ्तियों के मुंह से ये सुनवाऊंगा, मेरी भी उसमें नहीं है कि विमेन आर द कॉज ऑफ ईवल। ये इस्लाम की बेसिक टीचिंग में आता है। बेसिक तो नहीं है, बेसिक तो नहीं है। नहीं है नहीं, ना, आपने बड़ा ईवल है ना, महिलाएं मतलब ईवल तो है ना ना। बड़ी शाइस्ती से ना बिल्कुल न्यूक्लियर अटैक कर अच्छा, कॉज ऑफ महिलाएं इविल नहीं था। ईवल है ना भाई, आप वो नहीं रोड पे नहीं, जाते हैं, आपके अंदर नहीं, कॉमन। वो देखिए इतनी सी उन्होंने इस्तदा की थी कि टेढ़ी हैं, अकल की टेढ़ी हैं, कि भाई बात तो मैं सीधा नहीं मैं सी। मैं तो मुफ्तियों की अब बात कर अकल रहा की हूँ। टेढ़ी को आप खींच के ले जाएं कि कॉज ऑफ इविल, तो कम है, हजूर क्यों हमें निकलवाते हैं घर से? ठीक है, आप ले आइएगा, डॉक्टरनली बात हो जाएगी। कम है अकल की, कम अकल है, नंबर वन। कॉज ऑफ इवल है, दुष्ट है, बदमाश है, रिलीजन में भी आधी है। ये तीनों चीजें हैं, विमेन दुष्ट है। पेट्रियार्की, जो फेमिनिज्म की पूरी थॉट प्रोसेस निकली है, वो इसी पेट्रियार्की के अगेंस्ट में निकली है। ये पितृसत्तात्मक सोच जो है, इसीलिए जो जूइश या एब्राहमिक थॉट प्रोसेस है, एब्राहमिक थॉट प्रोसेस का बेसिक जो है वो मैस्कुलिन है। उसमें फेमिनिन की कोई जगह नहीं है भाई। वो औरत को कम अकल मानते हैं, कम दर्जे का मानते हैं, उसको वो हीन भावना से देखते हैं औरतों को।
उनका मानना है कि इनको घर में बैठाओ, इनको कुछ काम धाम देने की जरूरत नहीं है, बच्चे पैदा करें। मेरा आपसे ये है कि उसी लिए वो अपनी कंट्री को फादरलैंड कहते हैं, क्योंकि वो पितृसत्तात्मक है, वो मेल डोमिनेटेड सिस्टम है। आप जर्मनी भी अपनी कंट्री को फादरलैंड कहता है। डॉइचलैंड इज नॉट अ मुतरलैंड, डॉइचलैंड इज अ फादरलैंड। आप जाके पढ़ लीजिए इसको। और हम जो हैं, भारतीय थॉट प्रोसेस जो है, अब्राहमिक थॉट प्रोसेस के अलग में जो भारतीय सनातनी सोच है वो पितृसत्तात्मक नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ पे जाके जबरदस्ती फेमिनिज्म और इसका जब वो कीड़ा खोलते हैं तो मुझे एक कंपैरेटिव आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है कि वेस्टर्न थॉट प्रोसेस को अपनी थॉट प्रोसेस क्यों बना रहे हो। हमारे यहाँ क्या कहा गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं, ओपन, कि इसका संस्कृत में मतलब ये होता है जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां पे देवताओं का वास होता है। ये ऐसा इक्विवेलेंट आप थॉट प्रोसेस डॉक्ट्रिनली दिखा दीजिएगा मुझे, मैं मान जाऊंगा। डॉक्ट्रिनली की बात मैं कर रहा हूं। स्त्रियों को देवी का रूप देना, मंदिर का रूप देना, उनकी पूजा करना, ये इस समाज में होता है। और हम जी मैथोलॉजी हैं, हम मैथोलॉजी है। बाकी ये अब्राहमिक फेथ, ये जी बेसिस पे, ये प्रैक्टिकल है, इनके पास रिलीजन है। ये तो मेरे कहने का मतलब है जिनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है कॉन्सेप्ट की, वो इस तरीके के मूर्खतापूर्ण आर्गुमेंट उठा लेते हैं जी। मदरलैंड, फादरलैंड, शादी करवा दो, ये करवा दो। ये वही वाली बात हो गई कि गाय तुम्हारी माता है तो बैल हमारा बाप है। ये इस आर्गुमेंट की सतही लेवल की आर्गुमेंट। डॉक्टर साहब, वो मोदी साहब कोई फिलोसफी की क्लास पढ़ाने तो नहीं गए थे ना, उन्होंने तो स्टेटमेंट देनी थी ना। मोदी जी को मैं 10 PhD से बेहतर मानता हूं। वो आदमी ने ज्ञान लिया हुआ है। द मैन इज नॉट, मुझे पता चल जाता है मेजर साहब बात करने के ऊपर, क्योंकि मेरा काम ही है प्रोफेसर ये असेस करना कि किसकी बुद्धि विवेक कितना है। तो ये जो कम्युनिस्ट हैं ये अनपढ़ हैं बेसिकली। ये चीजों को कंपेयर करते हैं बिना उसके कॉन्टेक्स्ट के, बिना किसी बेसिस के। मैंने आपको कह दिया पितृसत्तात्मक है। जो फादरलैंड कहते हैं, जर्मनी भी अपनी कंट्री को फादरलैंड कहता है, वो मदरलैंड नहीं कहता, क्योंकि ये मेल डोमिनेटेड सोच है। आप इस बात को समझिए, अगर नहीं समझना चाहते तो ईश्वर आपको मतलब हमारे यहाँ। मैं तो जनाब आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन उन्होंने जो रिलेट किया था वो किसी और हवाले से था। वो जिक्र कर रहे थे कि बहुत सारे यहूदी आबाद थे हिंदुस्तान में, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में आप देख लीजिएगा। बात ठीक है, प्लीज कैरी ऑन। यहूदियों को पूरे विश्व में, देखिए आप लोग, यहूदी एक नेशन है ना, यहूदी ट्रूली एक नेशन है। ये पूरा रिलीजन उनके नेशन के लिए आया था, आज उन्हीं के हाथ से चला गया। उन्हीं के नेशन को फिर मैं उस पर नहीं जाना चाहता। उस नेशन का पूरे विश्व में, क्योंकि जब क्रिश्चियनिटी भी यहूदी से निकली और इस्लाम भी यहूदी से निकला, इनका मदर जो रिलीजन है वो जुडाइज्म है। जुडाइज्म से बाहर आप नहीं जा सकते, जुडाइज्म के दायरे में आपको खेलना है। तो पॉइंट ये है कि ये जो यहूदी हैं, इन्होंने मोनोथीज्म को नहीं दिया था। कई लोग समझते हैं यहूदी मोनोथीज्म को दिया, नहीं, ये आइकनोक्लाज्म को दिया। मूर्ति पूजा का विरोध करना ही यहूदी का एक सबसे इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ थॉट है उनके रिलीजन का, कि मूर्ति पूजा गलत है। अब्राहम का ये कहना कि ऐसा भगवान नहीं हो सकता, सूरज को भगवान मानते हो तो डूब जाता है। अगर आप इस लॉजिक को दें तो ये लॉजिक ठीक नहीं है, क्योंकि सूरज डूबता नहीं है, वो वही रहता है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है। अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता तो ये आर्गुमेंट नहीं आता, जो सीधी सी बात है। तो पॉइंट ये है कि आइकनोक्लाज्म देने वाला, यानी कि मूर्ति पूजा का विरोध करना ही जुडाइज्म की सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है। अच्छा या बुरा मैं नहीं उसको जानता, जिसको जो पसंद आ जाए, मनुष्य की बुद्धि की ये बड़ी विशेषता होती है। लेकिन अगर आप सच पूछेगा कि मोनोथीज्म किसने दिया, एक ईश्वर है, ये किसने दिया? ये भारतवर्ष ने दिया। एकम सत बहुधा विप्रह वदंती, इसका मतलब है सत्य एक है, उसको विभिन्न प्रकार से बताया जा सकता है। यही ब्यूटी है, इसी को प्लूरलिज्म कहते हैं। और हमको आके सिखा रहे हो प्लूरलिज्म क्या है। एक तो मैं आते हैं उस पे कि पैलेस्टाइन का जो लैंड है, या पैलेस्टाइन की जो पूरी कॉन्फ्लिक्ट है, वो ये है कि अरबों को सीखना पड़ेगा कि धरती सबकी गई। आपने ही, मैं अभी एक मुफ्ती साहब को सुना तो उन्होंने कहा, वी गिव यू टू गुड ऑफर। अरबी में बोलते, वी गिव यू टू गुड ऑफर, I come to your land, accept Islam, we go back. You don't accept Islam, then we have to fight, or you have to pay jizya.
अब ये आपके ऑफर है साहब कि अपना रिलीजन छोड़ दो। मेजर साहब ने कहा कि मैं इस धरती का वारिस हूं, आप उस धरती के वारिस नहीं रह जाते, जैसे मेरी धरती है, अगर आपने इसको किसी और को बेच दी तो फिर आप उस धरती के वारिस नहीं रह जाते। जब आपने इसके संस्कारों को, क्योंकि मनुष्य क्या है, धरती क्या है भाई, धरती इसके कल्चर का नाम है, इसके ट्रेडिशन का नाम है, इनकी इस धरती से निकलने वाली थॉट प्रोसेस का नाम है। आप पोरस पोरस करते तो पोरस इज नॉट अवर अचीवमेंट। पोरस जैसे बहुत लोग हैं जो पैदा होंगे हिस्ट्री में और मर जाएंगे, मगर हमारी अचीवमेंट ये है कि हमने दुनिया को लॉ ऑफ वॉर दिया, हमने दुनिया को वेद दिया, ज्ञान दिया, जो हम उसके वजह से, हम तो ये कहते हैं कि मैं तो कहता हूं मैं मुसलमान भी हूं भाई, मैं ईद का बहुत एहतराम करता हूं, मैं रमजान का बहुत एहतराम करता हूं, क्योंकि मैं किसी भी चीज को गलत मानने को तैयार नहीं हूं। लेकिन आपकी ये जो जिद है कि सब गलत है और एक ही सच है, इसकी वजह से दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट है। तो मैं आपसे फिर कहूं कि ये जो मेजर साहब का आर्गुमेंट कि हम इसके वारिस हैं और हम चाहे जैसा कर ले, नहीं, वारिस होने के मतलब होते हैं कि उसके रिश्ते निभाने से बनते हैं, ये याद रखिएगा। आप बाप हैं और अपने बच्चे को आप अच्छी शिक्षा नहीं दे रहे, आप अपने बच्चे के लिए पढ़ाई लिखाई नहीं करते, अपने बेटी को बेच देते मार्केट में, तो आप बाप नहीं रह जाते। अगर आपको वारिस बनने का शौक है तो इसकी वारिस की कुछ, जब आपको इसके प्रिविलेजेस मिलते हैं तो उसकी ड्यूटी भी मिलती है। आप कह रहे हैं मैं प्रिविलेज लेने को तैयार हूं, मैं ड्यूटी लेने को, आपको इसकी सुरक्षा करनी पड़ेगी उन बाहरी ताकतों से जो यहाँ के कल्चर और लाइफस्टाइल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तब आप वारिस होंगे। आप ये कहें जी हमने वो उनका वाला ले लिया और उनको अपना जमीन भी दे दिया और अब हम कह रहे हैं जी कि हम इसके वारिस हैं। जरा आप अरबों के यहाँ वो काम करके दिखाइए जो आप अपने यहाँ करते हैं कि अरबी आते हैं, आप क्या शिकार करते हैं, लड़कियों से छोटी शादी कर चले जाते हैं, जी कुछ नहीं, आप जरा करके दिखाएं। मैं तो मान जाऊं पाकिस्तान का आदमी वहां जाके ये करे, शिकार करे और अरबी के सारे लॉज को धज्जियां उड़ाता हुआ वो रहे अपना, आपके प्रधानमंत्री, और ये करे इस तरीके का बिहेवियर कि वो होलियर देन दाऊ हैं, वो सुपीरियर देन लॉ है। तो ये कम्युनिस्टों को और आप लोगों को पसंद है। हम तो राष्ट्र की बात करते हैं और मैं ये कहता हूं, हाँ आप मुसलमान बन गए कोई बात नहीं, ईश्वर अल्लाह सब मेरे हिसाब से एक ही है, कोई उसमें बुराई नहीं है। लेकिन आप मुसलमान बनने के साथ जब ये कह रहे हैं कि अरे मैंने तो सोमनाथ के मंदिर पे हमला कर दिया। मैं कल एक पिक्चर देख रहा था, पंजाबी पिक्चर आपके यहाँ बनाई गई, उसमें वो एक माँ कह रही है तू कलमा पढ़ क्योंकि कलमे ने सोमनाथ को तोड़ा है, तू कलमा पढ़ क्योंकि कलमे ने जो है यहाँ की मंदिरों को तोड़ा है। और वो एक सिख है, वो अपनी चूड़ी कहता हुआ मैं चूड़ी काटता हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ और मैं हो गया मुसलमान। आप ये पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये फिल्में बना रहे हैं आप, और फिर आप कह रहे हैं मैं वारिस हूं। जिसने बाबा नानक देव को छोड़ दिया वो वारिस है यहाँ का। भाई मैं, अगर मेरे घर की मुझे जिम्मेदारी मिली है उसकी साफ सफाई, उसको बाहर के लोगों से बचाना, उसकी थॉट प्रोसेस को जिंदा रखना, आपकी तो जिम्मेदारी ये थी कि आप प्लुरैलिटी को और बचा के रखते। आपकी तो जिम्मेदारी थी कि यहूदी अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं सुरक्षित होता तो पाकिस्तान में होता। आपकी तो जिम्मेदारी थी कि अगर पारसी दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित। तो डॉक्टर साहब, यहूदी अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो वो ईरान में है, और सिख अगर दुनिया में कहीं सबसे ज्यादा सुरक्षित है तो पाकिस्तान में है। और ये जो ननकाना साहब है, क्या हमने नहीं बनाया एज ए मुसलमान? पॉइंट ये कि आपकी विशफुल थिंकिंग हो सकती है, इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। आपके अगर कोई बोल रहे, अभी नहीं बनाया, पिछले चंद सालों में वाइट खूबसूरत बिल्डिंग, उसको सारा पाकिस्तानी इंजीनियर्स ने, पाकिस्तानी मजदूरों ने, पाकिस्तानी मुसलमान मजदूरों ने, ग्रंथी है उसकी लड़की को उठा के ले गए। आप मेरे मुंह से सब निकलवा देते। उस ननकाना साहब की ग्रंथी की लड़की को उठा के ले गए शादी, वो सर पीटता रहा। क्योंकि ये आपको, आप औरत को देखते हो कि वो बच्चा पैदा करने की मशीन है, उससे मुसलमान जनेगी। ये आपकी एक सोच है औरत के प्रति। नहीं, वो डॉक्टर साहब देखें वो कुछ वहां के रॉ के स्पॉन्सर्ड कुछ प्रोजेक्ट हैं जिनसे गवर्नमेंट डील कर रही है। उन्हीं प्रोजेक्ट्स में ये भी होता है बड़े अदब के साथ। देखें कुछ जेन्युइन होगा, लेकिन ज्यादातर वो रॉ के प्रोजेक्ट्स हैं। उसकी रीजन मैं आपको ये बताता हूँ। अभी बहुत सारे बच्चे ब्लास्फेमी के केस में मतलब कैद हैं, उन बच्चों का केस भी उन्हीं के साथ जाके मिलता है, तो वो जुल्म दोनों तरफ चल रहा है। लेकिन बहरहाल मैं आपकी ये बात का मोटे तौर पे जवाब दे रहा था कि देखें जी, ननकाना साहब नहीं बनाया। बाकी पाकिस्तान में, मैं इसमें बात करूं जिसमें मैं रहता हूं, इसमें हिंदुओं की तादाद कम नहीं हुई थी, इसमें हिंदुओं की तादाद बढ़ी है। मेजर साहब, मेरा लास्ट सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ये जो सिचुएशन खराब हुई है इसका हल निकल सकता है?
हाँ, ये तो फिल्में है ना डॉक्टर साहब, सर ये क्या देखे ना, टिकटॉक की वीडियो ले आते हैं। ये डॉक्टर साहब दर्जा अव्वल की फिल्म भी नहीं होगी। भाई आप ये फिल्में बना के अपने मासेस को दिखा रहे हो और आप कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ ये रॉ का प्रोजेक्ट है, ये रॉ ने पिक्चर बनवाई है। नहीं, ये मेजर बात साहब मैं नहीं कह रहा था। मैं वो कह रहा था, वो जो आप हिंदू बच्चियों वाला और मियां मिट्ठू वाला कह रहे हैं ना, वो कह रहा है मैं उसमें अपनी चुंडी काट रहा हूँ, वो कह रहा है कि उसके पहले वो औरत कह रही है कि कलमा पढ़ो क्योंकि कलमे ने सोमनाथ को तोड़ा है। और डॉक्टर आप ये साहब पिक्चरें बना रहे हो और आप कह रहे हो ये रॉ ने बनवाया। मेजर साहब कुछ तो होश के सच मैं तो बोलो। मैं नहीं, मैं आपकी इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि जी आपको फिल्मों पे भी एतराज है, वो चले मैं मान लेता हूँ। उनको इस तरह नहीं कहना चाहिए। किसी भी रिलीजन की किसी भी तरीके से आप मजाक नहीं उड़ा सकते। ये बिल्कुल मैं इसमें 100% हूँ। और उस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंसर बोर्ड को चाहिए था कि वो ये डायलॉग पास ना करते, क्योंकि इसमें किसी के मजहब की आप तौहीन ये कर रहे सुनिए हैं उसमें। लास्ट तक। अभी कुछ दिन पहले हमारे हिंदुस्तान से बॉर्डर पर झड़प हुई और जानते हैं, जब मैं एक हिंदू फौजी को ये कहकर गोली मारने लगा कि मैं अपनी पाक सरजमीन पर किसी हिंदू का पांव बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जानते हैं उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा जाओ जाओ और पाकिस्तान के हर घर में देखो, तुम्हें हर घर में हिंदू गाता और नाचता हुआ नजर आएगा। ठीक है डॉक्टर साहब, फिल्म मैं क्या अभी इसके ऊपर मैं बहस करूं आपकी। ये तो बहुत पुरानी है, बहुत हैं? ये पुरानी। रॉ ने बनवाया है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जी फिल्म का डायलॉग है, अभी ना मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट पता है कि वो किस चक्कर में ये बात कर रहा है, ना मैंने ये फिल्म देखी है। उसने कहा लेकिन ये मैं है कि एक हिंदू को माने, उससे सुनिए उसने क्या कहा। मैं एक हिंदू को मार रहा था, उस हिंदू ने कहा कि जाओ, और मैं वो हिंदू, मैं कहता हूं तुम्हारे पाकिस्तान के खून में हिंदुइज्म है। तुम जो तालिबान से लड़ रहे हो, तुम टीटीपी को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते, तुम्हारे अंदर का हिंदू लड़ रहा है वो, क्योंकि वो इस्लाम को उसी तरीके से देखना चाहता है जिस तरीके से वो अपनी फ्री लाइफ को भी मेंटेन करके रख सके। वो आपके अंदर का हिंदू है जो उससे लड़ रहा है, आपके अंदर का पोरस है जो उससे लड़ रहा है, वरना टीटीपी से क्यों लड़ रहे हो मेजर साहब? आप भी कह रहे हो कि भैया अल्लाह के रास्ते पे जिहाद फी सबीलुल्लाह, वो भी कह रहा है अल्लाह के रास्ते पे जिहाद फी सबीलुल्लाह, क्यों लड़ रहे हो आप वो ये खारकी है कहा ना। आप कह रहे हो ये रॉ का प्रोजेक्ट है। मेजर साहब होश के तो नाकू, वो कह रहे वो नहीं यार, नहीं, वो जो हिंदू बच्चियों के साथ जो ज्यादती के कुछ केसेस हैं, उसके बारे में मैं कह रहा था, मैं इस फिल्म के बारे में नहीं कह रहा था। आपने कहा ये रॉ के प्रोजेक्ट है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा मेजर साहब ये रॉ के प्रोजेक्ट है, जब तक सच्चाई की देखी। क्या है रॉ का प्रोजेक्ट? अरे मैं भारतीय हूं, हम सब कहते हैं पाकिस्तान एक सच्चाई है, पाकिस्तान बन गया, उसको रहते रहना चाहिए। अरे हमने अपनी जिंदगी में कभी किसी दूसरे देशों को बर्बाद करने के लिए, या हमारा वो आउटलुक नहीं है। हमने आपको दे दिया स्वेच्छा से कि आप जाइए, आप रहिए वहां पे खुशी से। रॉ क्या करेगी वहां पे? आप क्या डिस्टेबलाइज होगा? ये 24 करोड़ मुसलमान जो एक आपके ही लोग वहां रहने को तैयार नहीं है, वो यहां आएंगे तो वो क्या हमारे लिए अच्छी न्यूज है? रॉ इतना पागल है, रॉ इतना पागल है कि वो अपने, अगर कोई भी समझदार हिंदुस्तान में ये है डॉक्टर साहब प्लीज है। वो आपकी अगर अब एक सेकंड सुन लीजिए, मैंने अभी आपको इस प्रोग्राम में कहा कि 70% अमेरिकी अभी सर्वे आया है, 70% अमेरिकन डोंट वांट ए न्यू वॉर। उसके बावजूद ट्रंप साहब ने वॉर कर दिया। तो आप मुझे बताएं, क्या सीआईए इतना पागल है? क्या मोसाद इतना पागल है? तो ये पहले सुन लीजिए डॉक्टर साहब, अल्लाह से डरे। आप अमेरिका एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, आप उसकी तुलना भारत से कर रहे हैं। हमने कब किया ये? आप मतलब कंपेयर आप कुछ भी करें उसको आप भारत से मिला रहे हैं। हमारे ऊपर अटैक हुए, हमने कभी अटैक किया दुनिया में किसी के ऊपर? जाकर के ये जो आकर के हमें समझा रहे थे अरबी कि भैया अपना जिजिया दे दो, ये हमने किया है? या हमने जाके अमेरिका पे हमले किए? हमने जाके सोवियत पे हमला किया? हम क्या अफगानिस्तान में हमला नहीं कर सकते? अफगानिस्तान का आदमी क्यों नहीं कह रहा है कि रॉ हमको डिस्टेबलाइज कर रहा है? वहां पे रॉ जो है वो सलमा डैम बनवा रहा है, इंडियन पाकिस्तान फ्रेंडशिप, अरे इंडियन अफगानिस्तान वो फ्रेंडशिप डैम बनवा रहा है, वहां पे भारतवर्ष स्कूल खोल रहा है, कॉलेज खोल रहा है, वहां पे वो नहीं कर रहा है। आप क्या कर रहा है ये सब बात? मेजर साहब चूंकि आपकी साइक में वो कुरान, मैंने हिंदू को मारा, उसने कहा कि मेरे यहाँ पे हिंदू घर घर में घुसा हुआ है, कैसे साफ करोगे? ये जो अभी मुझे ये पागल कहने की पोजीशन में बिल्कुल आ गए हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लें। साइक में, आपकी सोच में, आप साइक में ना, देखिए डॉक्टर साहब, आप मेरी रूह तक का फैसला कर देते हैं।
आप समझ रहे हैं इस मैंने बात को? आपको सुना दिया, वो कह रहा है, अब आप सुनने वो को भी नहीं तैयार। आपने फिल्म का एक क्लिप दिखाया और आपने मेरी रूह, मेरी हड्डियों का फैसला फिल्में कर दिया। रिफ्लेक्शन होती हैं, समाज क्या देखना चाहता है। डॉक्टर साहब सुनिए, और सर सुपर फिर हिट इस फिल्म तरह है तो पाकिस्तान की। सर फिर डॉक्टर तो इस साहब तरह की मूवीज इंडिया में भी बनती हैं, अभी नहीं धुरंधर बनी। नहीं, डॉक्टर साहब सुने, हाँ, धुरंधर में क्या बोला, चलिए अगर आप और मैं, डॉक्टर साहब, धुरंधर में सच्चाई नहीं दिखाई। अगर डॉक्टर साहब, आईएसआई ने नहीं करवाया था वो डॉक्टर साहब अटैक। आज मेरा एक 2 मिनट का फलसफा सुन लीजिए, सुनना, मैं आपको पसंद करता हूँ, मैं इंतहाई आपकी आसान करके बताऊंगा। नहीं नहीं, मैं डॉक्टर आपको बहुत साहब पसंद करता हूँ, आपके फलसफे नहीं सुना नहीं, दिया। छोड़ दीजिए कि कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है, कोई सिख है या क्या है। सोचिए कि कोई एक जगह है इस दुनिया में, वहां पे जाके मैं, आप, रिबाहा, चंद और लोग हम जाके रहना शुरू कर देते। तो वो जब हम रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हमारी एक सोसाइटी बन जाती है। अगर तो आप, मैं, रिबाहा और बाकी सब लोग जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर हम अपनी डे टू डे डीलिंग्स, अपने मामलात एक दूसरे के साथ तय कर सकें आसानी के साथ, तो हमें किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है, हमें किसी रॉ की, किसी आईएसआई की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि हम अपने मामलात आपस में तय नहीं कर सकते, तो फिर हमें एक सेपरेट एंटिटी चाहिए होती है जिसको गवर्नमेंट कहते हैं। तो फिर आप गवर्नमेंट बनाते हैं, फिर आप वहां पे क्या कहते हैं उसको, असेंबली बनाते हैं, फिर वो एक बंदे होते हैं कि जिनको आप नॉमिनेट करते हैं कि यार देखो हम चूंकि आपस में मामले तय नहीं कर सकते, तो वो, तो एक थॉट ये है कि जो सोसाइटी है वो हमेशा अच्छी होती है, उसमें लोग विकेट नहीं होते, उसमें लोग जो हैं वो इंडिविजुअली मामलात में खराब होते हैं, लेकिन ओवरऑल जो इंप्रेशन है सोसाइटी का वो ठीक होता है। लेकिन जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो ये ऑर्गेनाइजेशंस बन जाती हैं गवर्नमेंट्स के नीचे, वो इन नेचर जालिम होती हैं, सेल्फिश होती नहीं हैं, नहीं नहीं, ये सब पावर ये हंग्री ये होती हैं। सुन लेना आप ये डॉक्टर साहब, कह सुन रहे तो हैं, लेना एक मिनट मेजर डॉक्टर साहब, साहब, ये सुन। नहीं, आप ये कह रहे हैं मदीना मैं की गवर्नमेंट जो बनी थी, मदीना में जो गवर्नमेंट बनी थी वो जबरी थी, वो बड़ी मैं बेकार गवर्नमेंट कहता हूँ कि ये अभी डायरेक्ट मदीना पे क्यों रुक गए सर? आप अल्लाह ताला पे जाइए। मतलब अल्लाह अगर ताला आपने को मेरे मैं सामने, मानता नहीं मैं मेरे अल्लाह ताला को आर्गुमेंट के कभी नहीं सामने मेरी, आपने अगर मेजर वो साहब। मुझे जीरो करना है तो आप डायरेक्ट अल्लाह ताला को ले आइए। अरे देखें, मेजर साहब, मैं आपसे सिंपल सी बात कर, जिस लैंड की आप सुनने बात सुनने कर रहे हैं ना, अच्छा, और अगर आप मदीना की बात करते हैं, आपकी तो डॉक्ट्रिन, मदीना जो है वो गवर्नमेंट नहीं थी। मदीना जो थी वो रिलीजियस राहबरी थी। रिलीजन है कोई भी, गवर्नमेंट होती है मेजर साहब, नहीं गवर्नमेंट की नहीं 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 नहीं, वो ना देखे, मेजर वो साहब, गवर्नमेंट नहीं थी। डॉक्टर साहब, वो गवर्नमेंट कैसे थी? वो इलेक्ट हुई थी। सुने ना, नहीं, नहीं वो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी। कोई लेना देना नहीं, गवर्नमेंट का इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। मेजर साहब, मैं नहीं, आपसे सुन लेना, हाँ, जी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत वाकई में दिल के अच्छे इंसान हो, मेरे दिल से ये दुआ है कि आप जैसे लोगों की संख्या बढ़े पाकिस्तान में। यू आर नाइस ह्यूमन बीइंग। आप थ्योरी को समझने का, आप थ्योरिटिकल बातें करते हो, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप उसको समझने का प्रयास भी करते हो, और आप थ्योरी को समझने की शायद कोशिश भी कर रहे हो, बट थ्योरीज इतनी आसानी से बातें नहीं होती। गवर्नमेंट, आपने बहुत सारे लोडेड असम्पशन ले लिए है कि जैसे आपने जिस लैंड की बातचीत की कि हम छोड़े हिंदू मुसलमान, उस लैंड का नाम भारतवर्ष है। छोड़े, आप क्या है, हम भारतवर्ष है, क्योंकि यहाँ पे उसने कह दिया जो आप कहना चाह रहे हो। ये मैं नहीं मानता कि वेद किसी ईश्वर का वाणी होगा, मैं मानता हूं ये कलेक्टिव विजडम ऑफ सेजेस है, यहाँ के लोगों ने लिखा है। उसने ये बात जो आप कहना चाह रहे हो आज से हजारों साल पहले लिख दिया, एकम सत बहुधा विप्रह वदंती। उसने जड़ ही खत्म कर दी सारे विवाद की। किसको भगवान मानना है, जाओ मानो, उसके नाम पे सब सच है, तुम्हारा भी सच है, हमारा भी सच है। यही है वो गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी। गवर्नमेंट एक मैनिफेस्टेशन है थ्योरी का। अगर थ्योरी में गड़बड़ है तो मैनिफेस्टेशन में गड़बड़ होगी। गवर्नमेंट का डेमोक्रेसी यानी इलेक्शन से लेजिटिमेसी गवर्नमेंट कहां से लेती है, मैं आपको बताता हूं, मेरी किताब आएगी, आप पढ़िएगा, बहुत जल्दी आने वाली है। जो दुनिया में लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नमेंट है उसकी दो सोर्सेस थी मेजर साहब। एक है डिवाइन सॉवरेनिटी कहते हैं, जब आप, जो राजा था वो अपनी लेजिटिमेसी कि मैं तुमसे रूल करूं, तुम्हारे ऊपर टैक्सेस लगाऊं, तुमसे पैसा मांगूं, ये वो पावर कहां से आता है उसके पास? वो कहता था मैं गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूं, मैं रिलीजन को प्रोटेक्ट करने वाला हूं, इसलिए मुझे ये पैसा लेने का अधिकार है, बिकॉज आई रिप्रेजेंट गॉड। ये दुनिया में चलता था, इसको कहते थे डिवाइन सॉवरेनिटी। That means the validity or the legitimacy of a government is derived from not the people but the God.
फिर जब गॉड का है तो वो कहीं भी चला जाए, उसकी सब टेरिटरी हो जाती है, क्योंकि गॉड तो पूरे टेरिटरी को बनाया हुआ है। इससे हटके जब ये डॉक्ट्रिन लड़ाई का कारण बन गया वेस्ट में खासकर, तो उन्होंने डिवाइन सॉवरेनिटी को चेंज किया पॉपुलर सॉवरेनिटी पे। जब आप पॉपुलर सॉवरेनिटी की बात करते हैं, दैट मींस द लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट डज नॉट कम फ्रॉम द गॉड, लेजिटिमेसी ऑफ द गवर्नमेंट कम्स फ्रॉम द विल ऑफ द पीपल। बिकॉज की गवर्नमेंट कोई बनेगी ना, तो उसकी वैलिडिटी कहां से आ रही है, उसको वो लीगल अधिकार कहां से मिल रहा है, वो जो मिसिंग गैप है वो क्या है? तो कहा गया वो लोगों से पूछो जाके। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी, क्योंकि कौन लोगों से? उनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होनी चाहिए, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बनता है कॉन्स्टिट्यूशन। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का फिर यूरोप में जो है वो मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हुआ। उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज को उन्होंने नेशंस कहा, इन ऑर्डर टू, जैसे कि आपकी एक होगी ना, लाहौर की कॉन्स्टिट्यूएंसी इतने वाली में है, इतने लोग हैं, इसके बाद दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो जाएगी, ये लोग यहाँ वोट देंगे, दूसरे वाले में वोट नहीं देंगे। आप भले पाकिस्तान के नागरिक हैं, मगर आपकी जो वोटर आईडी होगी उसमें आप पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जाके वोट नहीं दे सकते। आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप एनरोल है वहीं जाके आप वोट देंगे, डिस्पाइट द फैक्ट दैट यू आर अ पाकिस्तानी। बिकॉज तो ये तो प्रोसेस हो गया ना। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें ये कहां पे साबित हो गया कि गवर्नमेंट अच्छी होगी? नहीं, गवर्नमेंट अब गवर्नमेंट बन गई, गवर्नमेंट का पर्पस क्या है ये फिर एक दूसरे चीज होता है। गवर्नमेंट का पर्पस नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि अगर लोग आपस में मामला तय कर सकते होते ना, उनको गवर्नमेंट की जरूरत होती। ये चाहते हैं, अगर पाकिस्तान के लोग ये चाहते हैं हम एक इस्लामिक गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, हम इस्लाम की सेवा करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट वही करेगी। मेरी बात को आप समझिए। तो मैं आपसे बस इस बात को खत्म कर रहा हूं। जूस जिन्होंने दुनिया को कहा कि ये मूर्ति पूजा गलत है, सब गलत है, ये जूस ने हमारे लिए बनाया। आजकल ये नया चूरन है मार्केट में जो ये ला रहे हैं, और मोदी साहब की हिदायत के मुताबिक वो इसी चक्कर में उधर गए भी थे। अभी आप कह रहे हैं कि हम इस धरती के वारिस हैं, फिर इसको आप चूरन बता देते हैं। और यार सर, प्रोग्राम तो वाइंड अप करते हैं। आपको कैसे याद आ गए? कौन भाई यकायक ये कैसे याद आ गए? आपने कहा ना फादरलैंड, मदरलैंड और जूस जो है ये। भाई हमने कहा ये जो देश है, इस देश ने जिसने इसको गाली दी उसको भी अपना बना के रखा। यहूदियों ने अगर सबसे ज्यादा किसी को चोट पहुंचाया वो हमें पहुंचाया, क्योंकि उनकी वजह से हमें बुत परस्त और पता नहीं क्या क्या। ये कोई मुसलमानों का देन नहीं है बुत परस्त, ये तो यहूदियों की देन है कि बुत परस्ती गलत है। डॉक्टर साहब, उसी विजिट के दौरान इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू साहब की तकरीर सुनिएगा। वो उसमें ये फरमा रहे थे कि एक बुरे वक्त में जब यहूदी जंग लड़ रहे थे तो हमें बचाने के लिए उस टाइम पे हिंदू जो है वो हमारे साथ लड़ रहे थे। सुन लीजिए, साथ उन्होंने पर्शियंस का नाम लिया कि पर्शिया यानी ये फारसी जो है ये भी हमारे साथ है। हाइफा उसका नाम है, उस हाइफा की वॉर हुई थी। उस बैटल को राजस्थान के एक राजा ने वो किया था, क्या नाम है, लीड किया था, और उसके फोर्सेस मुस्लिम थे। वो उन्होंने मुस्लिम सेना भेजी थी अंग्रेजों ने। क्यों? क्योंकि वहां पे ओटोमन से लड़ाई लड़नी थी। तो अगर कोई और रिलीजन वाला होता तो शायद वो रिवोल्ट ना कर जाए या कोई और चांसेस ना हो, इसलिए उन्होंने मुस्लिम सेनाओं को भेजा वहां पे, भारत के मुसलमानों को भेजा। लेकिन उसकी लीडरशिप दी, राजा जो थे वो हिंदू थे। मैं उस जगह पे गया, पर्शियंस भी रहे होंगे वो, चूंकि हम अंग्रेजों की तरफ से गए थे वहां पे लड़ने के लिए ओटोमन एम्पायर के अगेंस्ट में, हाइफा के वॉर में मैं गया उस सिमेट्री पे। सब वो आपका बड़ा अच्छा एक बंदा वो गाना गाता है, मुझे उसका नाम याद नहीं है लेकिन मुझे वो बड़ा पसंद है। लेकिन सब, और ये नुसरत फतेह अली खान साहब ने भी गाया था कि ये सब एक गोरख धंधा है डॉक्टर साहब, तो एंजॉय करें। अच्छा धंधा है और गंदा भी नहीं है, धंधा है पर अपना है। ये गोरख धंधे में एक थ्योरी आके जो सबको ये करने पे मजबूर कर दिए कि ये सब गोरख धंधा है। दुनिया बड़े आराम से जी रही थी, अभी भी जी सकती है। आप इतना मान लें, सिर्फ जिस दिन ये कैपेबिलिटी आ गई, इसी को सेक्युलरिज्म कहते हैं, जिस दिन मेजर साहब ताल ठोक के कहेंगे कि मिश्रा जी तुम्हारी क्या वैल्यू है, मैं ही हिंदू हूं, मैं ही मुसलमान हूं, मैं ही यहूदी हूं, मैं ही क्रिश्चियन हूं, आप देखिएगा कैसी आपके अंदर से सारा डर, साइकोलॉजिकल फ्रीडम। उसके बाद ये फिल्में भी नहीं बनेंगी कि हिंदू हमारे घर में घुस गया है। जो मेजर साहब के यहाँ पे जो शादी हो रही है उसमें हिंदू रीति रिवाज चल रहे हैं, वो जो है वो क्या नाम है,
मेहंदी लग रही है, मेरे ख्याल से बिना मेहंदी के तो मेजर साहब आपकी भी हल्दी-वल्दी तो लगा होगा ना शादी जब आपने की होगी, अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो अब पता नहीं रिवाज के यहाँ पे या आप लोगों के यहाँ पे शादी में ये सब लगता है कि नहीं लगता है? हल्दी लगती है कि नहीं रिवाज? लगता है सर, लगती है। और मेहंदी? मेहंदी भी होती है सर। मेजर साहब आपकी हल्दी हुई थी? क्या हुई शादी थी? जब हुई, हल्दी की सेरेमनी होती है ना, वो लड़के को हल्दी लगाते हैं बकायदा, और ये सब हुआ था आपके साथ? सारा कुछ, हर चीज, बिल्कुल। और आप फिर जो वो आप मेजर साहब की क्या, उनको क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान घर घर में घुसा हुआ है भाई। उन्होंने उस हिंदू को बेचारे को गोली भी मार दी, उस हिंदू ने उनसे कहा कि जाओ क्या करोगे, हमारे तो हिंदुस्तान घर में घुसा है। अच्छा क्या सर, कहेंगे? प्रोग्राम को तो वाइंड मेजर अप साहब करते हैं। 1 सुन आवर तो का लेना, मेजर प्रोग्राम हो साहब के गया। कुछ नहीं भाई, हम देखें सारे इसी जगह से, मैं तब देखे ना, और एक यूनिक इक्वेशन भी देखें। डॉक्टर साहब, सिर्फ आप और मैं हैं कि जो इस भाषा में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। सिर्फ आप उसको भी उर्दू कहते मैं हैं ना, मानने लेकिन को पूरी दुनिया में मेरे लिए आप, पूरी दुनिया में मेरे लिए आप, और आपके लिए पूरी दुनिया में मैं। भाई हम मैं तो लोग कहता कहेंगे हूँ कि यार अपने ये तो दोनों परिवार ना, का हिस्सा हैं। हम तो अखंड भारत मानते हैं, नहीं, आपको अपने परिवार के परिवार हिस्से का हिस्सा में, मानते परिवार के हिस्से में बांग्लादेश भी आता है। हाँ तो है लेकिन ना, जो, कहाँ मना कर। हाँ, लेकिन सुने, लेकिन जो सहूलत उर्दू में बातचीत की है वो आपके और मेरे बीच में है। चाहे उर्दू আরে के, चाहे हिंदी আমি के। আমি বাংলা বুঝতে পারছি, আমি বাংলাতে কথা করতে পারছি। খুব ভালো কথা, খুব দারুণ কথা। আপনি আপনি জানি ना मेजर साहब। बट मैं क्या कह रहा हूँ आपसे कि आप लोग सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और सारे धर्म बहुत प्रेम वाले होंगे, बहुत प्यार है। धर्मों को या जो ये हैं उनको एक कल्चर के साथ मिलाइए अपने। आप तो इतने समझदार व्यक्ति हैं, आपकी टोपी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप कि आप अपने लोगों को सही शिक्षा देंगे, प्यार प्यार बढ़ाएँगे, डॉक्टर और साहब, अपनी माँ इस की बुराई इस नहीं करेंगे। टोपी के अलावा, इस टोपी के अलावा बाकी जैकेट सारा भी अच्छा है। ड्रेस मोदी साहब का और मेरा सेम था। सवाई ये है सेम कि है। वो ट्राउजर पहनते हैं और मैं शलवार पहनता हूँ। मैं तो हालांकि इधर भी आपको आप मेजर रजा मोदी कहने को तैयार हूँ, आप ही मुझे गोली मारने को तैयार, मोदी कैसे लगा दिया साले ने। मोदी साहब से पूछ लीजिए, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। नहीं, उनको भी कोई एतराज नहीं है। उनकी तो बहन है पाकिस्तान से, उनको राखी बांधती है हर साल आकर के। और मैंने कहा कि मैं आप लोग से बातचीत करते-करते मेरे परिवार में कई ऐसे, मतलब पाकिस्तान में कई ऐसे लोग हैं जो मेरे परिवार का हिस्सा बन गए। और मुझे कभी कुछ ऐसा लगता है तो मैं आप लोगों से बात करके मुझे कोई नफ़रत की फीलिंग नहीं आई, मुझे कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं आई, बल्कि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर सकते हैं। तो फिर अपने समाज में इस नफ़रत को मिटाइए, अपनी हिस्ट्री को जगाइए, और बिल्कुल इस्लाम के साथ मैं आपके साथ चलूँगा, नमाज़ भी पढ़ूँगा, ईदगाह भी चलेंगे, सब कुछ मज़े में करेंगे। अपने कल्चर को रिवाइज़ कीजिए, दूसरे वाले को जिसको आपने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको हम-आहंग कीजिए, और एक जिसे कहते हैं हमारी हिस्ट्री, हमारी कल्चर, उसके साथ सब मिल बैठ के रह सकता है। भारत तो सबको समाहित करता है। वो जो लैंड आपने एग्जाम्पल दिया ना कि वो लैंड होता है जहां आप कुछ नहीं, मतलब वो लैंड आपको मिला है मेजर साहब, उसी को भारतवर्ष कहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर सर, आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स अपनी राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जी, अल्लाह हाफ़िज़।